अगर कोई कहे कि हवा को चीरता हुआ एक भाला और सुप्रीम कोर्ट के भीतर गूंजती एक बहस। और आपके स्मार्टफोन के अंदर धड़कती हुई एक नन्ही सी चिप, है ना? बिल्कुल। और साथ में एक रिटायर्ड सैन्य जनरल की नई पोस्टिंग। मतलब अगर कहा जाए कि इन सब के बीच एक सीधा कनेक्शन है तो शायद ये किसी सस्पेंस थ्रिलर का प्लॉट लगे। हाँ, पहली नजर में तो ये बातें बिल्कुल अलग अलग दुनिया की लगती हैं। वही तो। लेकिन आज के हमारे स्रोतों का ये जो डीप डाइव है, ये हमें ठीक इसी रोमांचक बिंदु पर ले जाता है जहां ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इन स्रोतों को एक साथ खंगालने पर जो तस्वीर उभरती है वो दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत उपलब्धियां, सामाजिक न्याय को मापने के नए तरीके और तकनीकी आत्मनिर्भरता, ये तीनों मिलकर भविष्य के एक बहुत ही जटिल ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। और आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अदृश्य ढांचे को समझना है। तो चलिए इस ढांचे की पहली ईंट से शुरुआत करते हैं जो खेल के मैदान पर रखी गई है। बिल्कुल, खेल के मैदान से। हाँ, तो स्रोतों के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सुमित अंतिल ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, जैवलिन थ्रो सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। सही बात है, ये एक बहुत ही जटिल विज्ञान है। बिल्कुल। अगर इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये एक अद्भुत बायोमैकेनिक्स का प्रदर्शन है। दौड़ते हुए शरीर की पूरी गतिज ऊर्जा या जो काइनेटिक एनर्जी है उसे पैरों से होते हुए धड़ तक लाना और फिर उससे एक सटीक कोण पर हवा में रिलीज करना। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब एक पैरा एथलीट इस बायोमैकेनिक्स को अंजाम देता है तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, किसी भी सामान्य एथलीट के लिए शरीर का संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह एक प्राकृतिक श्रृंखला में होता है, लेकिन एक पैरा एथलीट के मामले में शारीरिक सीमाओं के कारण वो श्रृंखला कहीं ना कहीं टूट जाती है। अच्छा, तो उस कमी को पूरा करने के लिए शरीर के बाकी हिस्सों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती होगी? बिल्कुल, अविश्वसनीय रूप से अधिक काम करना पड़ता है। ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जीत नहीं है, बल्कि अपनी ही शारीरिक ज्यामिति को फिर से लिखने जैसा है। वाकई ये बहुत प्रेरणादायक है। और ये जीत सिर्फ एथलेटिक्स तक सीमित नहीं है। स्रोतों में भारतीय महिला हॉकी टीम का भी जिक्र है जिसने आधिकारिक रूप से FIH हॉकी महिला विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? हॉकी जैसे खेल में जहां पिच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुके दौड़ना होता है, वहां विश्व कप तक पहुंचना किसी एक दिन के अच्छे प्रदर्शन का नतीजा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, इस सालों के जमीनी काम का परिणाम है। वही तो मैं सोच रही थी, जहां खिलाड़ियों की डाइट, उनकी साइकोलॉजी और रणनीतिक कौशल को एक साथ गढ़ा गया है। और खेल के मैदान की इन उपलब्धियों को अगर हम समाज के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। व्यक्तिगत या टीम की खेल उपलब्धियां निश्चित रूप से राष्ट्रीय गौरव लेकर आती हैं, लेकिन यह गौरव तब एक बड़े सामाजिक बदलाव में बदलता है जब उसे संस्थागत रूप से अपनाया जाता है। सही कहा। इसी संदर्भ में आज का एक और स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया गया पर्पल फेस्ट। हाँ, और यहाँ एक चीज डिकोड करने वाली है। जब पर्पल फेस्ट जैसा आयोजन देश के सर्वोच्च संवैधानिक परिसर यानी राष्ट्रपति भवन में होता है तो वो महज एक इवेंट नहीं रह जाता। बिल्कुल, उसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। हाँ। अगर हम पूरे समाज को एक रिले रेस की तरह देखें तो सदियों से कुछ खिलाड़ियों के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स बहुत पीछे रखे गए थे। शुरुआत एक समान नहीं थी तो मिला, लेकिन शुरुआत निष्पक्ष नहीं थी। खेल में एक पैरा एथलीट की जीत या देश के सबसे अहम भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन, ये दोनों ही उस रिले रेस में हर खिलाड़ी के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स को एक समान और निष्पक्ष बनाने की कोशिश है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स को निष्पक्ष बनाने की ये जो अवधारणा है वो सिर्फ शारीरिक चुनौतियों या आयोजनों तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे के मूल में जाती है। मतलब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जैसे दिव्यांगजनों के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स को फिर से सेट करने की जरूरत होती है, वैसे ही समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की पहचान के लिए भी मापदंडों को लगातार परिष्कृत करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इसी परिष्कार का एक कानूनी रूप है। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये फैसला क्रीमी लेयर के निर्धारण से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय यानी इनकम के आधार पर नहीं होगा, बल्कि सामाजिक
और आर्थिक मापदंडों के एक जटिल मिश्रण पर आधारित होगा। सही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी उलझन पैदा होती है। आय एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय संख्या है। किसी की सैलरी या टैक्स रिटर्न देखा जा सकता है। हाँ, वो एक ठोस आंकड़ा है। लेकिन सामाजिक मापदंडों को मापना तो बहुत व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव हो सकता है ना। इसे एक किताब के उदाहरण से समझते हैं। किसी किताब की सफलता उसकी बिक्री से मापना आसान है, वो एक आंकड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि उसकी सफलता समाज पर पड़े उसके प्रभाव से मापी जाएगी, तो ये प्रभाव किसी के लिए बहुत गहरा हो सकता है और किसी के लिए शून्य। सामाजिक पिछड़ेपन को मापना भी क्या इतना ही धुंधला नहीं है? सामाजिक प्रभाव को मापना निश्चित रूप से जटिल है, लेकिन अदालतों के सामने ये चुनौती नई नहीं है। इस फैसले के क्यों को समझना जरूरी है। वो कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति पहली पीढ़ी का पेशेवर है, जिसकी आय अचानक बढ़ जाती है। केवल आय के चश्मे से देखने पर वो आर्थिक रूप से संपन्न लग सकता है। हाँ, पैसे तो आ गए उसके पास। बिल्कुल, लेकिन क्या उसके पास वो सामाजिक पूंजी, वो पीढ़ियों पुराना नेटवर्क या बड़े संस्थानों तक वो अदृश्य पहुंच है जो एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पास होती है? ओ, मैं समझ रही हूँ। नेटवर्क और सामाजिक रसूख की बात है। वही बात है। अदालतें ये पहचानने का प्रयास कर रही हैं कि केवल एक अच्छी सैलरी पीढ़ियों के ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ेपन को रातों रात खत्म नहीं कर देती। सही बात है। इसलिए आय रूपी आंकड़े के साथ साथ सामाजिक स्थिति रूपी संदर्भ को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। यानी वंचित होने की परिभाषा केवल बैंक अकाउंट के बैलेंस से तय नहीं हो सकती। समाज में न्याय के इस गणित को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी भी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि आज 14 मार्च है, जिसे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे हाँ, पाई डे। हाँ, तो जब हम सामाजिक और कानूनी ढांचों को गणितीय तार्किकता के साथ निष्पक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें उस तकनीक की ओर भी देखना होगा जो पूरी तरह से गणित पर ही टिकी है और जो इस देश का भविष्य तय करने वाली है। तकनीक और गणित का ये जुड़ाव सीधे तौर पर आज के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत से जुड़ता है, जो कि सेमीकंडक्टर फंड है। बिल्कुल। सरकार ने सेमीकंडक्टर्स और चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पूरे 1 ट्रिलियन रुपए का फंड बनाने की योजना बनाई है। 1 ट्रिलियन? हाँ, और ये निवेश केवल फैक्ट्रियां लगाने के बारे में नहीं है। दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं को जिस तरह से एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देखते हुए सेमीकंडक्टर 21वीं सदी का नया तेल बन गए हैं। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी विशाल है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ पैसा खर्च करने से हम रातों रात दुनिया की बड़ी तकनीकी ताकतों की बराबरी कर सकते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने बड़े फंड बनाए, लेकिन वे ताइवान या अमेरिका जैसी तकनीकी क्षमता हासिल नहीं कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। वही तो। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या फैब प्लांट लगाना कोई साधारण फैक्ट्री लगाने जैसा नहीं है। इसके लिए ऐसे क्लीन रूम्स चाहिए जो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना ज्यादा साफ हों। हम एकदम धूल रहित। हाँ, अत्यधिक शुद्ध पानी चाहिए और ऐसी मशीनें चाहिए जो बाल के 10,000वें हिस्से जितनी बारीक प्रिंटिंग कर सकें। क्या ये फंड सिर्फ इमारतों के लिए है या उस पूरे इकोसिस्टम को बनाने के लिए? यह एक बहुत ही व्यावहारिक संचय है। चिप निर्माण एक विनर टेक्स ऑल यानी सब कुछ जीत लेने वाला बाजार है। इस फंड का उद्देश्य केवल असेंबली लाइन लगाना नहीं है, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को बीज देना है, जिसमें कच्चा माल और विशेषज्ञ दोनों शामिल हैं। बिल्कुल। इसमें कच्चा माल, बेहद कुशल वैज्ञानिक और डिजाइनिंग क्षमताएं शामिल हैं। जब कोई देश चिप निर्माण में 1 ट्रिलियन का दांव लगाता है, तो वो केवल व्यापार नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या कर रहा होता है? वो अपनी भू राजनैतिक संप्रभुता सुनिश्चित कर रहा होता है। अगर आपके फोन, आपकी कारों और सबसे महत्वपूर्ण आपकी रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों को चलाने वाली चिप्स किसी और देश से आ रही हैं, तो आप तकनीकी रूप से बंधक हैं। यहाँ मामला वाकई बहुत रोचक हो जाता है।
एक तरफ हम चिप्स बनाने के लिए इतना बड़ा बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं, अपनी रक्षा प्रणालियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन स्रोतों में एक और खबर है जो सीधे इससे टकराती है। साइबर सुरक्षा वाली खबर। बिल्कुल। गृह सचिव गोविंद मोहन ने ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय संवाद का उद्घाटन किया है। बिना मजबूत साइबर सुरक्षा के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और डिजिटल इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का निवेश करना वैसा ही है जैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक लॉकर बनाना। हाँ, दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे महंगा बैंक लॉकर बनाना, लेकिन उसका मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला छोड़ देना। बहुत सही तुलना की आपने। साइबर स्पेस की सुरक्षा अब केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि खतरे का स्वरूप अब बदल चुका है। मतलब सिर्फ बैंक फ्रॉड से आगे की बात है। बिल्कुल। अब खतरा किसी एक व्यक्ति के बैंक खाते को हैक करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब राज्य प्रायोजित या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स पावर ग्रिड्स, अस्पतालों के डेटाबेस और यहां तक के उन सेमीकंडक्टर फैब प्लांट्स की उत्पादन प्रणालियों को निशाना बना सकते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, इसीलिए हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता तब तक अधूरी है जब तक सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल अभेद्य न हो। और ये अभेद्य सुरक्षा केवल हवाई नीतियों से नहीं आती। इन बड़ी तकनीकी परियोजनाओं और साइबर सुरक्षा के नियमों को जमीन पर उतारने के लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है जिनके मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। और शायद यही कारण है कि स्रोतों में आयुष क्षेत्र से जुड़ी जो खबर है वो महज एक सामान्य मेडिकल न्यूज़ नहीं है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद यानी CCRAS की आचार समिति को सिडसिर-फर-कैप का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में इस तरह की मान्यता प्राप्त करना एक बहुत बड़ी संस्थागत छलांग है ना? हाँ, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि उनके पास आधुनिक क्लिनिकल ट्रायल का ठोस डेटा नहीं होता। एक आम इंसान के लिए ये सिडसिर-फर-कैप सुनने में किसी जटिल अंतरिक्ष मिशन का कोड नेम जैसा लगता है। असल में एक आचार समिति या एथिक्स कमेटी आयुर्वेद में क्या काम करती है और इस मान्यता का वास्तविक प्रभाव क्या होगा? जब भी किसी नई दवा या चिकित्सा पद्धति का मानव परीक्षण यानी ह्यूमन ट्रायल होता है तो एक एथिक्स कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि मरीजों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो और डेटा में कोई हेरफेर ना की जाए। अच्छा। और सिडसिर-फर-कैप एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एथिक्स कमेटियों के लिए एक बहुत ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो इसका CRAS के लिए क्या मतलब है? CCRAS को ये मान्यता मिलने का सीधा अर्थ ये है कि अब आयुर्वेद के तहत जो भी वैज्ञानिक शोध या क्लिनिकल ट्रायल होंगे उनके डेटा पर पश्चिमी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत पूरी तरह से भरोसा कर सकेगा। वाओ, ये तो एक बड़ा कदम है। हाँ, ये आयुर्वेद को पारंपरिक विश्वास के दायरे से निकालकर साक्ष्य आधारित वैश्विक विज्ञान के पटल पर स्थापित करने का एक ठोस ढांचागत प्रयास है। यानी विज्ञान और प्राचीन परंपरा के बीच जो एक अविश्वास की खाई थी उसे संस्थागत मानकों के जरिए पाटा जा रहा है। और जब हम ढांचों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो भौतिक ढांचा भी पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कोकराझार जैसे सीमांत और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति नहीं देता। ये देश के परिधीय इलाकों को मुख्यधारा के बुनियादी ढांचे से मजबूती से जोड़ता है। सही बात है। सीमांत क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचा खड़ा करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली वैज्ञानिक संस्थाएं बनाना और साइबर स्पेस को सुरक्षित करना, ये सभी चीजें अपने आप तो काम नहीं करती। इन्हें चलाने के लिए मजबूत नेतृत्व चाहिए होगा। बिल्कुल। इन्हें चलाने के लिए और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने के लिए एक विशेष प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आज के स्रोतों का आखिरी हिस्सा इसी रणनीतिक नेतृत्व की ओर इशारा करता है। हाँ, वो नई नियुक्तियों वाली खबर। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा 2 अत्यंत महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो सेवानिवृत्त हैं, उन्हें बिहार का नया राज्यपाल और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस नियुक्ति रणनीति का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी रिटायर्ड जनरल है जिनका जीवन राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बीता है, और दूसरी तरफ एक पूर्व राजनयिक जिन्होंने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की रक्षा की है।
क्या इन संवैधानिक पदों पर सामान्य राजनेताओं के बजाय ऐसे विशिष्ट पृष्ठभूमि वाले लोगों को नियुक्त करना इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन अब विशुद्ध राजनीति से आगे बढ़कर संकट प्रबंधन की ओर मुड़ रहा है? इसे बिल्कुल इसी तरह देखा जा सकता है, विशेषकर दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में जहां भारी जनसंख्या घनत्व, जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और संसाधनों का भारी दबाव है। वहां एक पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा पर्याप्त नहीं होता। यानी एक अलग नजरिया चाहिए होता है। हाँ, एक पूर्व सैन्याधिकारी या एक राजनयिक अपने साथ रणनीतिक अनुशासन और जटिल भू-राजनीतिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों को सुलझाने का एक पूरा जीवन काल लेकर आता है। सही कहा। जब कोई राज्य बुनियादी ढांचे के विकास या आंतरिक प्रशासन की चुनौतियों से गुजर रहा हो, तब शीर्ष संवैधानिक पद पर ऐसे अनुभवी व्यक्ति का होना प्रशासन को एक स्थिरता और कड़ा रुख प्रदान करता है। ये नियुक्तियां बताती हैं कि देश का आंतरिक प्रशासन अब केवल नीतियों की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सख्त क्रियान्वयन पर केंद्रित हो रहा है। वाकई, अगर हम आज के स्रोतों के इस पूरे सफर पे नजर डालें, तो ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अलग-अलग धागे मिलकर एक ही तस्वीर बुन रहे हैं। हमने खेल के मैदान से शुरुआत की थी, जहां शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हुए पैरा एथलीट्स और दशकों की मेहनत को साबित करती हॉकी टीम ने नई लकीरें खींची। बिल्कुल। अपने कानूनी और संस्थागत ढांचे में उतारने की कोशिश कर रहा है। और उस सामाजिक ढांचे को सुरक्षित करने के बाद चर्चा स्वाभाविक रूप से तकनीकी और ढांचागत सुरक्षा की ओर मुड़ गई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे 1 ट्रिलियन का सेमीकंडक्टर फंड केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की संप्रभुता है, जिसे साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय संवाद से सुरक्षित किया जा रहा है। और अंततः CCRAS जैसी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कड़े रणनीतिक नेतृत्व की नियुक्तियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकास की इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए कितने सख्त मानकों की जरूरत है। स्रोतों के इस गहन विश्लेषण से श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास और साथ ही एक अद्भुत सामंजस्य उभर कर आता है। वो कैसे? जरा सोचिए, एक तरफ भारत 1 ट्रिलियन के सेमीकंडक्टर फंड और राष्ट्रीय साइबर स्पेस डायलॉग के साथ भविष्य की अति आधुनिक डिजिटल और चिप आधारित तकनीक में छलांग लगा रहा है, लेकिन ठीक उसी समय ये अपनी सबसे प्राचीन आयुर्वेद परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल मानकों पर कस रहा है। और सामाजिक न्याय यानी क्रीमी लेयर की पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही उलझनों को सुलझाने का प्रयास भी कर रहा है। बिल्कुल। एक कदम भविष्य की अदृश्य तकनीक की ओर और दूसरा कदम अपनी सबसे गहरी जड़ों और ऐतिहासिक सामाजिक सच्चाइयों की ओर। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है ना? श्रोताओं के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या परंपरा और अति आधुनिकता का ये अनूठा संतुलन ही भविष्य के विकास का सबसे व्यवहारिक और अनूठा मॉडल है? क्या एक मजबूत भविष्य के लिए जरूरी है कि हम अपनी सबसे पुरानी पहेलियों को सुलझाएं? स्रोतों से निकले ये सवाल अक्सर जवाबों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं, जो हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दे जाते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।